नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 का टॉपिक अपने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो है उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाओं की चर्चा अपन कर रहे हैं। तो सभी साथी आपके अपने शर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उससे जुड़ें और क्लास को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ में गूगल प्ले स्टोर से अपना खुद का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जहां पे संपूर्ण क्लासें जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो सभी साथी यदि गूगल प्ले स्टोर से आपका अपना शर्वा क्लासेज नाम से जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ संपूर्ण सिलेबस आपको उपलब्ध हो जाएगा। पीडीएफ फाइल में आपको नोट्स मिल जाएंगे और साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। आपका अपना शर्वा क्लासेज आपके लिए बहुत ही शानदार ज्योग्राफी की संपूर्ण तैयारी करवाता है। तो सभी साथी इस चैनल से जुड़ें और अन्य साथियों को शेयर करें। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास प्राथमिक क्रियाएं। इसमें अपन ने प्राथमिक क्रियाओं का अभिप्राय, आखेट और भोजन संग्रह की चर्चा पहले कर ली। आज अपन चर्चा करेंगे कृषि, और कृषि के अंदर मुख्य रूप से उसके प्रकार आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि आदि कृषि की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इन्हीं शब्दों के साथ में आज की क्लास को। माना सफर मुश्किल है मगर, माना सफर मुश्किल है मगर फिर भी आगे बढ़ना होगा, फिर भी आगे बढ़ना होगा। जिंदगी के उतार चढ़ाव में, जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमें खुद को संभालना होगा। फिक्रों में खो न जाए हम, फिक्रों में खो न जाए हम। थोड़ा बेफिक्र बनना होगा, थोड़ा बेफिक्र बनना होगा। छोटे छोटे पलों की खुशियों को, छोटे छोटे पलों की खुशियों को हमें संजोना सीखना होगा, हमें संजोना सीखना होगा, तभी जाकर के हमें बड़ी खुशी मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज अपन चर्चा करेंगे प्राथमिक क्रियाओं में। अगला बिंदु जो है अपनी पीडीएफ, उसमें अगला बिंदु है कृषि। इसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाएं। कृषि साथियों, कृषि है क्या? तो कृषि यदि अपन बेसिक शब्दों में कहें तो कृत्रिम रूप से यदि अपन खाद्यान्न बोलते हैं तो खाद्यान्न या वाणिज्यिक फसलें प्राप्त करना एक प्रकार से कहें तो कृषि है। क्योंकि कृत्रिम इसलिए है कि ये मनुष्य अपने विवेक से, जब मनुष्य सभ्य हुआ तब इस प्रकार की जो खाद्यान्न फसलें, जिसको उसने माना कि ये फसलें जो प्रारंभ में जंगली थी और वो उनसे अन्न निकाल करके हम अपनी उदरपूर्ति कर सकते हैं और वो हमारे लिए लाभदायक है, तो उनको खुद मुख्य रूप से जाकर के खेत तैयार करता था, उसमें बीज डालता था, वर्षा होती थी उसमें बीज ग्रोथ करते थे। जैसे तैयार होती फसल पक करके उसको काट लेता और उसको निकाल करके अपने खाने के लिए रख लेता था। ये जो प्रक्रिया थी ये मुख्य रूप से क्या कहलाई? कृषि कहलाई। हालांकि प्रारंभ में मनुष्य अपने पढ़ाई की आखेट और भोजन संग्रह करता था, उसको कृषि का ज्ञान विशेष रूप से नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्य हुआ और उसने, हो सकता है कि नदी के किनारे जो ग्रोथ किए हुए वनस्पतियां या घास के रूप में उसने जो वनस्पतियां देखी होगी और उस घास के बीजों को उसने चखा होगा और चखने के बाद में हो सकता है उसको टेस्ट लगा होगा और उसको उसने खाद्यान्न के रूप में अपना लिया होगा। कुछ इसी प्रकार से खाद्यान्न की जो है पहचान मनुष्य को हुई होगी। क्योंकि प्रारंभिक के बारे में मनुष्य ने किस प्रकार से खाद्यान्न को अपनाया इसके बारे में हमारे पास में कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी अपन कहें कि जब वर्षा के बाद में या फिर नदी के किनारे, क्योंकि प्रारंभिक तौर पे मनुष्य नदी के किनारे रहा करता था, तो नदियों के किनारे मान लो या वर्षा के बाद में, है ना, जंगलों में जो रहते थे आदि मानव,
तो वो वर्षा के बाद में अपने खेतों में बीज छिड़क करके अनाज प्राप्त करना। अब प्रारंभिक तौर पे कृषि का जो प्रारंभ होता है वो खाद्यान्न के रूप में होता है, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो खाद्यान्न प्राप्त करना था। एक ही उद्देश्य उसका था, खाद्यान्न प्राप्त करना, क्योंकि उसकी मुख्य जो आवश्यकता होती थी वो थी उदर पूर्ति करना, खाद्यान्न प्राप्त करना। तो खाद्यान्न प्राप्त करता था। इस रूप में कृषि की शुरुआत रही होगी। कृषि के प्रकार मुख्य रूप से देखेंगे तो यहां दो प्रकारों की अपन चर्चा करेंगे, एक तो निर्वाह कृषि, एक व्यापारिक कृषि। निर्वाह कृषि में खेती का उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ जीवन निर्वाह करना, यानी खेती इसलिए बोई जाती है कि हम अपनी उदर पूर्ति कर लें, अपने भूख को मिटा लें, हमें अपने जीवन जीने के लिए जो आधार है, पेट भरने के लिए ऊर्जा के रूप में जिसको लेना है वो अपन ले लें। तो जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती है उसको मुख्य रूप से निर्वाह कृषि कहते हैं। और व्यापारिक का मतलब होता है व्यापार करना, व्यापार करके लाभ कमाना। व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। क्योंकि इसमें तो व्यापारिक कृषि में क्या व्यक्ति क्या करता है, मुख्य रूप से उन फसलों को बोता है जिनको बेच करके वो अधिक से अधिक पैसा कमा सकता है, ठीक है ना। तो उन्हीं फसलों को मुख्य रूप से यहां वो बोता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं बारी बारी से उधर। सबसे पहले कृषि है निर्वाह कृषि, पहला प्रकार है निर्वाह कृषि। जब कृषि का उद्देश्य जीवन निर्वाह हो, यानी अपने उदर पूर्ति हो या अपने खाने के लिए खेती व्यक्ति विशेष है वो करता हो, तो उसको निर्वाह कृषि में अपन शामिल करते हैं। निर्वाह कृषि के भी दो प्रकार मुख्य रूप से यहां देखने को मिलते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः दो प्रकारों में बांटा जाता है, एक आदिम निर्वाह कृषि और दूसरा गहन निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि जब मनुष्य आदिम था और जंगलों के अंदर जंगलों को काटकर खेत बनाकर जो काटकर और फसल बोता था, यानी जंगल को काटता और उसमें जो घास फूस था उसको जलाता और जला करके उसको उसी खेत में डाल देता। फिर वर्षा से पहले उसमें बीज छिड़क देता। जैसे ही वर्षा होती तो बीज ग्रोथ कर जाते और जैसे ही फसल पकती उसको काट करके इकट्ठा कर लेता और अपनी आवश्यकता की आपूर्ति करता था। इस तरह की जो कृषि थी वो आदिम या आदिकालीन निर्वाह कृषि का रूप था। इसे स्थानांतरित खेती भी कहते थे। इसे झूमिंग कृषि भी कहा जाता था। इसे कर्तन दहन खेती भी कहा जाता था। आगे अपन विस्तार से सब लिखा है उसको देखेंगे, ठीक है। और दूसरा प्रकार जो है गहन निर्वाह है। अब गहन निर्वाह में उद्देश्य तो निर्वाह करना ही है, लेकिन उसका उद्देश्य है कि अब खेत में व्यक्ति थोड़ी ज्यादा मेहनत करता है और जनसंख्या बढ़ चुकी है, तो बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो खेती का थोड़ा सा स्वरूप बदलता है और गहन खेती करता है। इसके भी दो प्रकार मिलेंगे, एक तो चावल प्रधान और दूसरी चावल रहित आता आजकल नाम, पहले गेहूं प्रधान भी आता था। गेहूं प्रधान इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसमें गेहूं के साथ में अन्य फसलें जई जो राई आदि फसलें भी बोई जाती है। तो इसके भी दो प्रकार हो गए, चावल प्रधान और दूसरी चावल रहित फसल। तो देखते हैं विस्तार से बारी बारी से। सबसे पहले पहला प्रकार आदिम निर्वाह कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि। शब्द आया है निर्वाह कृषि, तो सिर्फ उदर पूर्ति के लिए की जाने वाली खेती। क्या इसकी विशेषता है देखते हैं। तो पहला बिंदु है आदिकालीन निर्वाह कृषि या आदिमकालीन, एक ही बात है। तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि या इसको स्थानांतरित खेती भी कहते थे। अब स्थानांतरित क्यों कहते थे? क्योंकि आदिम जो जनजाति थी, आदिम जनजातियां स्थान बदल बदल कर खेती करती थी, है ना। स्थान बदल बदल कर खेती करती थी, इसलिए इसका नाम स्थानांतरित खेती पड़ा। क्योंकि आदिम जनजाति जंगल में खेत बनाती, घास फूस को साफ करके उसको जला करके राख को उसमें डालती,
3 से 5 वर्ष तक वहां वो खेती करते थे और मुख्य रूप से खाद्यान्न बोते थे। जैसे ही वहां की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती तो ये आदिम जनजाति है उस खेत को छोड़ करके, खूब जंगल सारा खुला पड़ा था तो उसको छोड़ करके नए प्रदेश में चले जाते और नया खेत तैयार उसी विधि से कर लेते और उसमें अपनी खेती प्रारंभ कर देते। इस प्रकार से वो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान पर आने जाने के कारण या स्थान बार बार बदलने के कारण इस खेती का नाम क्या पड़ा? स्थानांतरित कृषि। ठीक है, यह कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? आदिम जनजातियों द्वारा। इसका क्षेत्र अफ्रीका, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी मध्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया मुख्य रूप से है। तो कौन से प्रदेश हो गए? उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी मध्य अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी मध्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया प्रमुख क्षेत्र है जहां स्थानांतरित खेती की जाती है। स्थानांतरित कृषि जब आदिम जनजाति द्वारा जंगलों में वनस्पतियों को काटकर, जंगलों में घास व वनस्पतियों, यहां ये और लिख दें, घास व वनस्पतियों को काटकर जलाकर राख को खेत में छिड़क कर वर्षा से पूर्व बीज छिड़क देता है। जैसे ही वर्षा होती है तो ये बीज ग्रोथ कर जाते हैं और फसल है धीरे धीरे तैयार होने लगती है। उसके बाद में जैसे ही फसल पकती है तो वो इन बीजों को निकाल करके अपने खाद्यान्न के रूप में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये जो कृषि का प्रकार है उसको आदिम कालीन निर्वाह कृषि कहा जाता है। यह कृषि परंपरागत है। कैसी है? परंपरागत, यानी सदा से चली आ रही जो परंपरा है उसी के अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं। और इसमें औजारों की भी आवश्यकता किनकी है? जो प्राचीन समय से जो आदिम लोग काम में लेते थे उन्हीं औजारों का उपयोग करते हैं, यथा कुदाली है, फावड़ा है, हंसिया है ना, कुल्हाड़ी है। इस तरह के औजारों का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है। यह एक स्थान पर 3 से 5 वर्ष तक, एक खेत को कितने वर्ष तक जोतते हैं? 3 से 5 वर्ष कंटिन्यू एक ही प्रकार की फसल अपनाते हैं, फसल चक्र नहीं अपनाते, इसलिए मिट्टी का उपजाऊपन गिर जाता है। तो ये नए प्रदेश में उसी विधि से नया खेत तैयार कर लेते हैं। इस कारण से इस खेती का नाम स्थानांतरित खेती भी पड़ता है। तो 3 से 5 वर्ष तक की जाती है। इसे कर्तन दहन खेती भी कहा जाता है। कर्तन दहन क्यों कहते हैं? क्योंकि खेत जब वो तैयार करते हैं तो घास और वनस्पतियों को जलाते हैं, जला करके राख को उस खेत में छिड़कते हैं। तो वनस्पतियों और घास को जलाने के कारण काटना, कर्तन, दहन, जलाना, तो काटने और जलाने के कारण वनस्पतियों और घास को इसका नाम कर्तन दहन पड़ा। इसे झूम खेती भी कहते हैं, यानी भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी भारत की जो पहाड़ियां हैं उसमें मुख्य रूप से इस खेती को झूम खेती भी कहा जाता है। यानी झूम खेती का अर्थ यहाँ पे वही है स्थानांतरित खेती से, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम करके की जाने वाली खेती, तो इसको झूम खेती भी कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में इसको वालदरा भी कहा जाता है। तो देखें झूम स्थानांतरित कृषि के या आदिम निर्वाह कृषि के अन्य नाम कौन कौन से? तो अलग अलग प्रदेशों में इसके अलग अलग नाम होते हैं। देखिए, उत्तरी पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में, ठीक है, इसे लदांग कहा जाता है। मध्य भारत में इसको नेवड़ बेवड़ कहा जाता है। श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में, ब्राजील में इसको रोको कहा जाता है। ब्राजील में इसे रोको कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान में इसे वालरा कहा जाता है। तो अलग अलग प्रदेशों में इसके अलग अलग नाम है, यानी अलग अलग प्रदेशों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। बोर्ड में यहां से प्रश्न पूछ ले कि झूमिंग खेती किसे कहते हैं, या स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं, या कर्तन दहन खेती से आप क्या समझते हैं, या लदांग इस खेती को किस जगह कहा जाता है, मिल्पा स्थानांतरित खेती को
किस जगह कहा जाता है, या मिल्पा नाम से कृषि कहाँ की जाती है। इस तरह से प्रश्न पूछ ले तो इजीली आपको आपका उत्तर यहां से मिल जाता है। दूसरा प्रकार जो खेती का है वो गहन निर्वाह कृषि। शब्द ही गहन आया है तो यहां पे थोड़ी सी तकनीकी काम में ली जाएगी, क्योंकि गहन का मतलब है अपन कहते हैं थोड़ा गहनता से अध्ययन कीजिए, है ना। तो यहाँ जनसंख्या बढ़ गई है और जनसंख्या बढ़ने के कारण उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, और उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी तो क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो खेती का तरीका थोड़ा सा गहन कर दिया। कैसे? यह कृषि मानसून एशिया में, अब चूंकि मानसून एशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया जो मुख्य रूप से है, दक्षिणी पूर्वी एशिया मानसून एशिया कहलाता है, और इस एशिया के अंदर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, विश्व का की सर्वाधिक जनसंख्या इसी भाग में निवास करती है। जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, ये प्रमुख देश है जो अधिक जनसंख्या वाले हैं, वो इसी भाग में है, ठीक है ना। एशिया में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक उपज के लिए की जाती है। आगे ना बात, अधिक उपज के लिए की जाती है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो उसकी आपूर्ति भी करनी है, उसके लिए खाद्यान्न उपलब्धि भी करवाना है। इसके दो प्रकार है, अभी बताया था मैंने, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है और 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले भागों में की जाती है। 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले भागों में की जाती है, ठीक है ना, मुख्य रूप से। और गेहूं प्रधान या चावल रहित, आजकल इसमें चावल रहित आता है, ठीक है, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, तो ये मुख्य रूप से 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है ना। तो चावल प्रधान कृषि और चावल रहित निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, तो इसके दो प्रकार है गहन निर्वाह कृषि के। सबसे पहला भाग चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, तो यह कृषि 200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। चावल यहाँ की प्रमुख फसल होती है, क्योंकि नाम भी चावल प्रधान लिखा है, जिसमें चावल की फसल जो है वो प्रधान होती है। इस कृषि की क्या विशेषता है चावल प्रधान की, कि खेतों का आकार छोटा होता है। कारण जोत का आकार, खेत को जोत भी कहते हैं, जोत का आकार छोटा। छोटा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ सघन जनसंख्या रहती है और अधिक जनसंख्या के कारण मुख्य रूप से खेत का बंटवारा होते होते खेत का आकार छोटा हो जाता है, और उस छोटे खेत में अधिक जनसंख्या उसके ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। कृषि यंत्रों का उपयोग इस गहन खेती के अंदर मुख्य रूप से कृषि यंत्रों का उपयोग अधिक किया जाता है, और परिवार के सभी लोग इस खेती के कार्य में लगे होते हैं। इसमें प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि तकनीकी उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से यंत्रों का उपयोग होता है, तो प्रति इकाई जो खेत छोटे हैं उसमें उत्पादकता तो ज्यादा होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। प्रति इकाई उत्पादन अधिक, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन कम। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम इसकी विशेषता है ना। प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें कम होता है और प्रति इकाई उत्पादन जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो यह है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता। मिट्टी कैसी, इसमें मुख्य रूप से कांपीय जलोढ़ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। दूसरी है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, तो गेहूं प्रधान भी यदि आता है इसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। गेहूं प्रधान आता है तो भी बड़ी बात नहीं है, और चावल रहित है तो कोई बात नहीं, दोनों एक ही बात है। यह कृषि का कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसून एशिया में की जाती है। इसमें उत्तरी चीन, मंचूरिया, मध्य उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, कौन से प्रदेश आए हैं? उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान, एशिया आ गया मुख्य रूप से, ठीक है। में गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम,
प्रमुख रूप से बोया जाता है। और प्रमुख फसल यहाँ की कौन सी है? गेहूं, जो मुख्य रूप से किसकी फसल है? रबी की फसल है। किसकी है? रबी की फसल। इसके अलावा सोयाबीन है, जो है सोरपम है। भारत में मैदान में गेहूं, भारत का जो मैदानी क्षेत्र मुख्य रूप से है वो इस समय यहाँ गेहूं प्रमुख फसल है। और दक्षिणी पश्चिमी शुष्क भाग जो है, भारत का दक्षिणी पश्चिमी शुष्क भाग है, यहाँ पे इस समय इस कृषि निर्वाह कृषि में ज्वार और बाजरा बोया जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी जो शुष्क क्षेत्र है यहाँ पे कम वर्षा होती है। कम वर्षा के साथ साथ में यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी कैसी है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो बलुई मृदा है, उसमें मुख्य रूप से किसकी खेती होती है? मोटे अनाजों की खेती होती है। तो ज्वार और बाजरा यहाँ की मुख्य फसल होती है। ठीक है ना? तो ये प्रमुख है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अगला बिंदु अब है रोपण कृषि। अगला प्रकार है रोपण कृषि का। रोपण कृषि ये एक प्रकार से कहें तो ये बागाती कृषि का एक प्रकार है। बागाती कृषि, रोपण कृषि या बागाती कृषि। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें कौन सी फसल बोई जाती है? तो इसमें नारियल है, रबड़ है, केले है, कोको है, गन्ना है, कॉफी है। ऐसी फसलें जो मुख्य रूप से जिनकी पौध लगा करके, जिसको रोप करके अपन कहें तो वहीं से रोपण कृषि इसका नाम निकला है कि उसको जमीन में गाड़ करके प्रत्येक एक उसकी जो फसल की एक एक जो पौध है उसको जमीन में गाड़ करके इसको तैयार किया जाता है। तो ये एक प्रकार से बागाती कृषि का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, देखिए कृषि का वह प्रकार जिसमें किसी बड़े क्षेत्र में एक विशेष फसल, अब इसमें एक विशेष फसल होती है, यानी यदि नारियल लगाया है तो नारियल के पेड़ होंगे, फलों के बागान है तो फलों के पेड़ होंगे, चाय के पौधे हैं तो चाय के पौधे होंगे। एक विशेष फसल को व्यापारिक उद्देश्य के लिए, उद्देश्य कौन सा है इसका? व्यापारिक, क्योंकि एक ही प्रकार की फसल जैसे अपने चाय बो दी तो चाय को अपन ये तो नहीं है कि अपन खुद पी जाएंगे उतनी चाय को, तो उद्देश्य क्या हो गया? व्यापारिक। यदि अपने नारियल लगा दिए तो नारियल को हम तो नहीं खाएंगे ना सभी को, इसलिए उसको उद्देश्य क्या है? व्यापार करना, बेचना। ठीक है, तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए उगाया जाता है। इसमें गन्ना चीनी बनाने के काम आएगा, कॉफी, कोको, नारियल, रबड़, केले, अनानास और अन्य फलों की कृषि मुख्य रूप से इसमें की जाती है। जैसे आम हो गए, सेब हो गए, संतरे हो गए, है ना।